इसी तरह से नेशनल पार्क्स का अगर आप देखें गठन जो है वो अशोक, राजा अशोक या अशोक महान जिन्हें कहते थे, उनके शासनकाल से हो गया था। तो अंग्रेज़ लोग जो हैं वो बेसिकली जिसको वो ऑर्गेनाइज्ड या साइंटिफिक फॉरेस्ट्री कहते थे, वो फॉरेस्ट्री बहुत ज़्यादा वैज्ञानिक नहीं थी। और अंग्रेज़ लोग जिस फॉरेस्ट्री को या जिस वानिकी को हिंदुस्तान में लेके आए थे 1878 में, वो मूल रूप से जर्मन स्कूल ऑफ फॉरेस्ट्री थी। जर्मन स्कूल ऑफ फॉरेस्ट्री इसलिए थी वो क्योंकि अंग्रेज़ लोगों के वहाँ कोई ट्रेडिशन या कोई संस्कार नहीं था वनों के प्रबंधन का। इंग्लैंड के जो अधिकांश वन थे वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कारण समाप्त हो गए थे, और इस वजह से अंग्रेज़ों में वनों को संरक्षित करने के लिए या उसके प्रबंधन के लिए कोई परंपरा नहीं थी। तो इस वजह से जब 1878 में फर्स्ट फॉरेस्ट एक्ट आया तो जर्मनी से आपके जो फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट है ब्रांडिस को नियुक्त किया गया। ब्रांडिस के बाद जो दूसरा इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट था, जिसको आजकल हम डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट कहते हैं, उन दिनों इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट कहते थे, वो थे श्लीच। और तीसरे इंस्पेक्टर जनरल जो थे वो थे बर्टोल्ड रिबेनट्रॉप। ब्रांडिस और बर्टोल्ड रिबेनट्रॉप का बहुत अधिक महत्व है क्योंकि उन्होंने एक दिशा दी थी वानिकी के प्रबंधन को। ब्रांडिस जो हैं उन्होंने सेंट्रल प्रोविंसेस की जो फ्लोरा एंड फौना है, जिसको आज हम बायोडाइवर्सिटी की संज्ञा दे सकते हैं, वो सबसे पहले उन्होंने शुरू की थी। इसी तरह से बर्टोल्ड रिबेनट्रॉप जो हैं उन्होंने 1878 से लेके 1900 तक जो वन प्रबंधन अंग्रेज़ों ने प्रारंभ किया था, उसका इतिहास, उसका बैकग्राउंड, इसकी पृष्ठभूमि, ये सब बर्टोल्ड रिबेनट्रॉप ने स्पष्ट की। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जो ये वन प्रबंधन चल रहा है इसमें कुछ परिवर्तन भी होने चाहिए। बर्टोल्ड रिबेनट्रॉप के आधार पर ही हमें ये भी पता चलता है कि अंग्रेज़ लोगों ने फॉरेस्ट्री का जो कॉन्सेप्ट दिया था 1878 में, और जो फर्स्ट फॉरेस्ट लेजिस्लेशन आया था, वो फॉरेस्ट के लोगों ने नहीं दिया था, बल्कि ये दिया था आपके डॉक्टर्स ने, जो मेडिकल डॉक्टर्स थे, विशेष रूप से जो कैलकाटा प्रेसिडेंसी में पोस्टेड थे और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में। कैलकाटा और बॉम्बे प्रेसिडेंसी के लोगों ने महसूस किया कि जहाँ जहाँ जंगल कट रहे हैं वहाँ पर बीमारियों की संख्या बढ़ती जा रही है और साथ ही साथ एपिडेमिक्स भी बहुत बढ़ रहे हैं। तो उन्होंने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और गवर्नर जनरल को अपना जो ऑब्जर्वेशन था, जो उन्होंने महसूस किया, जो अध्ययन किया कि जंगल का कटना और या जंगलों का ह्रास होना और बीमारी, इसका सीधा संबंध है। तो सर्वप्रथम जब उन लोगों ने अपना ये अध्ययन दिया, उसके बाद ही जो रिसर्च स्टडी हुई, उसके आधार पर फिर ये कहा गया कि वनों को संरक्षित करना है, और इसीलिए यहाँ पर जर्मन स्कूल ऑफ फॉरेस्ट्री आए। जहाँ तक वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट का सवाल है, वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट भी फॉरेस्टर्स ने नहीं दिया, बल्कि आर्मी के एक सार्जेंट जोन्स ने दिया था। वो नादिया में पोस्टेड था, और नादिया में उसने देखा कि स्नेक बाइट, सांप के काटने से बहुत ज़्यादा लोग जो हैं उनकी मृत्यु हो रही है। तो इसने उसका अध्ययन किया, और अध्ययन के बाद उसने देखा कि उन दिनों एक बहुत बड़ी छिपकली होती थी जो सांपों को काटती थी। उसकी खाल के पर्स जो थे वो फैशन में थे इंग्लैंड में, और इस वजह से उन छिपकलियों को बहुत ज़्यादा मारा जा रहा था। तो उसने अध्ययन किया कि अगर ये छिपकलियों को संरक्षित किया जाएगा तो उसके संरक्षण के साथ ही साथ आपके सांपों की जो जनसंख्या है उसको भी निश्चित किया जा सकता है। इट कैन बी कंटेन्ड और इट कैन बी मेंटेन्ड। तो इस तरह से जो पहला कॉन्सेप्ट था वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट का, वो इस सार्जेंट द्वारा आया, और यही कॉन्सेप्ट जो है ये आगे बढ़कर इसने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है उसको जन्म दिया। जहाँ तक हिमालय का प्रश्न है, हिमालय का जो वानिकी का इतिहास है, उसके इतिहास के बारे में अगर हम देखें तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि क्यों हिमालय के वन इतने महत्वपूर्ण हैं। हिमालय अपने आप में तो महत्वपूर्ण क्षेत्र है ही, लेकिन इसके साथ ही साथ हिमालय के वनों का भी अपना बहुत बड़ा महत्व है। उदाहरण के लिए अगर आप इस समय देखें तो हिंदुस्तान में देयर आर 45,000 स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स, जिसमें से 50% जो हैं वो हिमालय में प्राप्त हैं, और उन 50% में भी
50% से अधिक ऐसी प्रजातियां हैं जो हिमालय के बाहर जिनको नहीं उगाया जा सकता है। इसी तरह से हिमालय जो है, इसका जो एरिया है, इसका जो क्षेत्रफल है, जैसे डॉक्टर वल्दिया जो बहुत बड़े जियोलॉजिस्ट हैं, उनका मानना है कि हिमालय का टोटल एरिया जो है वो वर्ल्ड में 0.38% है। लेकिन इसके बावजूद जो फौना फ्लोरा है विश्व का, वो 10% से अधिक हिमालय का क्षेत्र जो है वहाँ पर इसको आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आप कंपेयर कर सकते हैं कि 0.3% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द वर्ल्ड बट मोर देन 10% ऑफ द वर्ल्ड्स वेजिटेशन। तो इस वजह से हिमालय जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा हिमालय के जो वन हैं, दे प्रोड्यूस वेजिटल कवर टू द रिवर्स, मतलब जो वानस्पतिक आवरण नदियों को बहने के लिए ये हमें हिमालय के वनों से मिलता है। इसीलिए हिमालय के जो वन हैं इनको वाटर टावर ऑफ एशिया भी कहा गया है। एंड इट इज़ बिलीव्ड अबाउट 500 million पीपल लिविंग इन द प्लेन्स, दे आर डिपेंडेंट ऑन द फॉरेस्ट ऑफ द हिमालयन रीजन। साथ ही साथ आपके जो फार्माकोग्नोसी या मेडिसिन या आयुर्वेद जो है, इसका जन्म भी हिमालय की जड़ी बूटियों से ही हुआ है। अब जो हमारा उत्तराखंड है, जिसको सेंट्रल हिमालय भी कहा जाता है, उत्तराखंड इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उत्तराखंड जो है ये पूरा रिप्रेजेंटेटिव एरिया है टोटल हिमालयन इकोसिस्टम का। जो हमारे यहाँ हिमालयन इकोसिस्टम है उसका टोटल रिप्रेजेंटेटिव एरिया जो है वो आपके उत्तराखंड है। इसके अलावा उत्तराखंड जो है वो कैचमेंट एरिया या जलागम क्षेत्र है गंगा यमुना के मैदान का, जिसमें 40% से अधिक जनता जो है वो आवास करती है। और यदि उत्तराखंड में कोई पर्यावरणीय गड़बड़ी होती है तो इसका प्रभाव बांग्लादेश तक भी पड़ता है। इसके साथ ही साथ उत्तराखंड के वन इसलिए भी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि आप सभी इस बात को जानते हैं कि जितनी भी पुरानी संस्कृतियां थी, चाहे वो एशियन संस्कृति रही हो, ईरानियन संस्कृति रही हो, वो सब संस्कृतियां समाप्त हो चुकी हैं। और ये वैज्ञानिक ढंग से या वैज्ञानिक तरीके से इसे सिद्ध भी किया जा सकता है कि ये संस्कृतियाँ इसलिए समाप्त हुई जंगलों के कटने से, और जंगल कटे वहाँ रेगिस्तानी वाली स्थिति उत्पन्न हुई और ये संस्कृतियाँ समाप्त हो गई। लेकिन गंगा यमुना की संस्कृति जो है यह आज भी जीवित है, इट इज स्टिल वाइब्रेंट टुडे। और इसका द क्रेडिट गोज़ टू द फॉरेस्ट एंड द वाइब्रेंसी ऑफ द फॉरेस्ट ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड में भी वन प्रबंधन का जो इतिहास है इसका बड़ा ही रोचक पक्ष है। उत्तराखंड शायद संपूर्ण भारत में एक ऐसा क्षेत्र था जहाँ की जनता ये जानती थी कि जंगल, ज़मीन और पानी, ये तीनों चीज़ें जो हैं ये आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। और आज भी हमारे जो एक्टिविस्ट हैं, जो हमारे सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो इसी बात को कह रहे हैं कि जंगल, ज़मीन और जो हमारी पानी है इसको हमने संरक्षित रखना है। अंग्रेज़ों से आने से पहले उत्तराखंड में जो वन प्रबंधन था ये कम्युनिटी मैनेजमेंट था, या कम्युनिटी जो थी इसका प्रबंधन करती थी। और इस कम्युनिटी को कहते थे लाठ पंचायत। लाठ माने लकड़ी, पंचायत मतलब कम्युनिटी। सो इट वाज द कम्युनिटी विच वाज मैनेजिंग द फॉरेस्ट। कम्युनिटी को यह अधिकार था कि किस दिन किस व्यक्ति को कितनी लकड़ी की आवश्यकता हो सकती है। जैसे जाड़ों के महीने में लकड़ी की आवश्यकता अधिक होगी तो उस समय उसको एक पेड़ की अनुमति काटने की दी जाती थी, और ये बड़ा रोटेशनल था। इसी तरह से जो चारागाह थी उसमें भी गांव वालों के जो जानवर थे वो कम्युनिटी उसका निर्णय लेती थी कि किस गांव के लोग, कौन सा व्यक्ति जो है चारागाह में जाएगा। तो टोटल मैनेजमेंट जो था वो कम्युनिटी का था। और इसी तरह से उन लोगों को ये भी मालूम था कि हमारे जो पानी के स्रोत हैं, अगर उन पानी के स्रोतों को हमें जीवित रखना है तो हमें अपने वनों को भी जीवित रखना होगा। दुर्भाग्यवश हमारे पानी के प्रबंधन के इतिहास के ऊपर अभी तक कोई अध्ययन नहीं हुआ है। जो हुआ भी है वो बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से नहीं हुआ है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे वहाँ स्प्रिंग सैंक्चुरी का कॉन्सेप्ट था। पानी के प्रबंधन के लिए स्प्रिंग सैंक्चुरी का कॉन्सेप्ट था। जैसे कोई नाला है
या कोई जो धारा है उसमें निरंतर पानी आ रहा है, ये तो सही है, लेकिन उस पानी का स्रोत कहाँ है इसका गांव वाले अध्ययन करते थे। वो पता लगाते थे, जैसे नाला जो है से सपोज इस पॉइंट पर है जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, लेकिन इसका जो जलागम क्षेत्र है, इसका जो स्रोत है वो हो सकता है 1 किलोमीटर दूर भी हो। तो उस 1 किलोमीटर में जाके लोग पहले पता लगाते थे और वहाँ पर फिर वो फॉरेस्ट प्लांटेशन करते थे। अगर पर्वतीय क्षेत्र है तो वहाँ पर बांस के पेड़ों को उगाया जाता था, उतीश के पेड़ों को उगाया जाता था, इस तरह से। और इसी तरह से जहाँ पर वो धारा या नौला रहता था वहाँ पर भी बांस के पेड़, उतीश के पेड़, आपके बरगद के पेड़, पीपल के पेड़ या फलों के पेड़ जो थे वो भी वहाँ पर उगाए जाते थे। फलों के पेड़ इसलिए उगाए जाते थे जिस समय लोग पानी भरने आएँ तो अगर वहाँ पर चिड़िया आ रही हैं तो चिड़िया की जो चहचहाट है वो चहचहाट जो है उनको मधुर लगेगी, उनको एक मोनोटनी नहीं लगेगी पानी भरने में। तो ये कॉन्सेप्ट जो था उनके सामने था। तो ये इस बात को भी स्पष्ट करता है कि उस समय उत्तराखंड के लोग जो थे वो इस बात को जानते थे कि ह्यूमन लाइफ, एनिमल लाइफ एंड प्लांट लाइफ, ये तीनों जो हैं एक दूसरे से संबंधित हैं, एक दूसरे से जुड़े हैं। जब अंग्रेज़ लोग यहाँ पर आए 1815 में सिगौली की संधि के बाद, तो अंग्रेज़ लोगों ने जो एक कम्युनिटी मैनेजमेंट था उस मैनेजमेंट को उन्होंने समाप्त कर दिया और उन्होंने जैसे संपूर्ण भारत में जो मैनेजमेंट सिस्टम था उस मैनेजमेंट सिस्टम को उन्होंने यहाँ पर लागू किया। लेकिन उसे लागू करने से पूर्व उत्तराखंड में एक महत्वपूर्ण बात ये रही है कि 1878 से पहले ही यहाँ वन प्रबंधन जो है ये अंग्रेज़ों द्वारा प्रारंभ हो गया था। 1823 या जिसको हम संवत 1880 भी कहते हैं, उस साल जो यहाँ के पहले कमिश्नर थे या जो पहले सेटलमेंट ऑफिसर थे, उन्होंने पहला बंदोबस्त किया था जिसे सन 80 साला बंदोबस्त कहा जाता है। 1880 से अगर आप 57 घटाएं तो वो हुआ 1823 ईस्वी। तो 1823 ईस्वी में GW ट्रेल जो सेटलमेंट ऑफिसर थे उन्होंने सबसे पहले वनों के संरक्षण की बात कही और उन्होंने ये अनिवार्य कर दिया कि जो थापला या जो टेरेस्ड लैंड होता था, सीढ़ीनुमा लैंड के ऊपर या भूमि के ऊपर जो साल के पेड़ थे, उनको उन्होंने कहा इसे संरक्षित रखना जो है या संरक्षित करना जो है ये अनिवार्य है। उसके बाद उत्तराखंड में सर हेनरी रैमजे कमिश्नर बने। प्रारंभ में वो असिस्टेंट कमिश्नर थे और 1860 में उन्हें कंजर्वेटर की रैंक भी दी गई। ये भारत का एक अकेला उदाहरण है जहाँ कमिश्नर जो है वो कंजर्वेटर भी था। तो उन्होंने सर्वप्रथम जो है साल के जंगलों को उन्होंने संरक्षित घोषित कर दिया। साल वॉज डिक्लेयर्ड या साल फॉरेस्ट वर डिक्लेयर्ड एज रिजर्व फॉरेस्ट। इसके साथ ही साथ उन्होंने हैमर मार्किंग की प्रैक्टिस भी शुरू की। हैमर मार्किंग के मतलब ये है कि कोई भी पेड़ जो काटा जाएगा उसे सरकार या सरकार के लोग उस पर घन लगाएंगे, तभी उस पेड़ को काटने की अनुमति दी जाएगी। और इसके अतिरिक्त उन्होंने वनों का सर्वेक्षण किया और सर्वेक्षण के बाद उन्होंने यहाँ पर वर्किंग प्लान या रोटेशनल वर्किंग प्लान जो है इसको उन्होंने लागू किया। तो इस तरह से सर हेनरी रैमजे पहले व्यक्ति थे। यदि आज हम अंग्रेज़ों के प्रबंधन को वैज्ञानिक प्रबंधन या ऑर्गेनाइज फॉरेस्ट्री कहें तो ऑर्गेनाइज फॉरेस्ट्री सबसे पहले भारत में सर हेनरी रैमजे ने प्रारंभ की थी उत्तराखंड में। इसके अलावा शायद सर हेनरी रैमजे और GW ट्रेल जो थे वही ऐसे दो व्यक्ति थे या दो अधिकारी थे जो समझते थे कि पानी का कितना अधिक महत्व है पर्वतीय क्षेत्र के लिए और विशेष रूप से भाबर और तराई के लिए। तो सर हेनरी रैमजे जब कमिश्नर बने तो सबसे पहले उन्होंने जो इरिगेशन कैनाल्स हैं